बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर नंबर 17 में, दैट इज़ विटामिन B12। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि व्हाट इज़ विटामिन B12, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B12 विच वाज सायानोकोबालामीन। इसके अलावा हमने स्टडी किया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमने देखी, कौन कौन से एलिमेंट्स इसके स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था विटामिन B6 को, दैट वाज पायरिडोक्सिन और पायरिडोक्सोल with the name OL at the end, representing alcoholic group. Collectively हमने कहा कि pyridoxal, pyridoxal and pyridoxamine, these three are known as vitamin B6. We have studied only one type, which is pyridoxine or pyridoxal. Then we have studied the physical properties, which was white crystalline powder, saline taste, odorless, soluble in water. कुछ physical properties देखी। उसके बाद हमने इसका role देखा, which was very interesting. It act as a coenzyme in several reactions in the form of pyridoxine phosphate, pyridoxal phosphate, PLP. Then in the treatment of nausea and vomiting during pregnancy, and also it is used for neuromuscular disorders treatment. Then we have studied the deficiency syndromes, which were bad skin, tiredness, rough skin, sores in mouth, intestinal problems, dermatitis. ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने स्टडी की अबाउट विटामिन B6 पायरिडोक्सिन। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारे पिछले लेक्चर का। फिर हमने विटामिन B12 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन नहीं लिया था, हमने जस्ट विटामिन B12 के बारे में देखा था। तो विटामिन B12 क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं। विटामिन B12 के नेचुरल सोर्सेज हैं एग्स, मीट, पोल्ट्री, शेलफिश। कुछ हमने देखा था कि ऐसे प्रोडक्ट्स होंगी जो प्रोसेस्ड होंगी, जिसको हम कहेंगे, उसके लिए हमने वर्ड एक यूज किया था फोर्टिफाइड सब्सटेंसेस हैविंग एडेड न्यूट्रिएंट्स, एडेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खुद से सिंथेटिकली आर्टिफिशियली ऐड किए गए होंगे टू इन्हांस देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो फोर्टिफाइड ग्रेन्स, जिसमें सीरियल्स आ जाएंगे, अनाज दालें आ जाएंगी। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम मेंशन करेंगे फोर्टिफाइड मिल्क का। फोर्टिफाइड मिल्क वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। क्लियर हो गया? देन द अदर नेम वाज सायानोकोबालामीन। सायानो फर्स्ट हाफ, कोबाल द अदर हाफ, एंड अमीन द थर्ड हाफ। 3 वर्ड से मिलकर ये बना। कलर आप यहां देख सकते हो, रेड कलर में अवेलेबल है हमारे पास। इट इज आइसोलेटेड इन 1948 फ्रॉम लिवर एक्सट्रैक्ट्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको 1948 में लिवर एक्सट्रैक्ट से हासिल किया गया। It exists in 2 forms, crystalline dark red form, जिसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, it is exist in dark red color. Spelling is mistake, it's dark red color. Then amorphous form, which is in pure red form. 2 forms exist करती हैं, crystalline and amorphous. Crystalline is dark red and amorphous is simply red color. Then it is odorless, कोई अरोमा नहीं है, ना एसिडिक और ना ही बेसिक।
टेस्टलेस, हैविंग नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं होगा इसका, एंड वेरी हाइग्रोस्कोपिक, वेरी हाइग्रोस्कोपिक. इट इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल. व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक? हाइग्रोस्कोपिक मीन्स अगर इसके क्रिस्टल्स को हम ओपन एयर में रखें तो ये वाटर को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेंगे. वाटर लविंग स्पीशीज आर नोन एज hygroscopic species या water loving substances are called as hygroscopic substances. Soluble in water and alcohol, soluble in water as well as alcohol. Alcohol कोई भी हो सकता है. Methyl alcohol also called as methanol, ethyl alcohol also called as ethanol, then further propyl, butyl, pentyl. तो ये डिफरेंट नाम हो जाएंगे अल्कोहल्स के, स्पेसिफाइड नहीं है क्योंकि हर अल्कोहल में इसकी जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी. क्लियर हो गया? तो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज. एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एज वेल एज इन अमॉर्फस फॉर्म. क्रिस्टलाइन इज डार्क रेड, अमॉर्फस इज प्योर रेड. इट इज ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड अ वेरी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस. है वेरी हाइग्रोस्कोपिक वाइटामिन. ये प्रॉपर्टी अभी तक हमने किसी में नहीं पढ़ी, हाइग्रोस्कोपिक नेचर. इट इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल. इट इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल. ये आगे जाकर हम देखेंगे, कुछ आपको मैं सैंपल्स भी दिखाऊंगी कि हम अपने घरों में रूटीन में ये कहाँ देखते हैं वाइटामिन. लाइक वाइटामिन B12 अगर हम कह रहे हैं तो हम घर पे इसका कोई कैजुअल इसका यूज है रूटीन में एज अ सप्लीमेंट. सोर्सेज में तो हम इसको लेते हैं नेचुरल सोर्सेज में, बट सप्लीमेंट्स के थ्रू हम इसको किस तरह से लेते हैं, या फोर्टिफाइड फॉर्म में हम किस तरह लेते हैं, प्रोसेस्ड फॉर्म में हम किस तरह ले सकते हैं विटामिन B12 को, या लेते हैं. वो हम थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी जो हमारा सिर्फ इन्हीं चीजों पर होगा कि हम रूटीन में अपनी कौन कौन से विटामिन्स को डेली इंटेक करते हैं, कौन से विटामिन्स का डेली इंटेक नहीं करते और हमें उनका डेली इंटेक करना चाहिए. स्पेशली दोज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स लाइक विटामिन C. क्लियर हो गया? देन स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12. नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ. जरूरी नहीं है कि आपने इसको ड्रॉ करना है, बल्कि इसके ड्रॉ करने की आप लोग मुश्किल में नहीं पड़ेंगे. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने हाईलाइट किया है. यहाँ जो आपको ब्लू कलर में लाइन नज़र आ रही है इस स्ट्रक्चर के अंदर, दिस कोबाल्ट से जो ऊपर की तरफ आर जा रहा है हमारे पास, तो ये आर जो है ये स्पेसिफाई करेगा कि हमारे पास सायानोकोबालामिन की कौन सी टाइप, सॉरी विटामिन B12 की कौन सी टाइप मौजूद है. आर की नेचर चेंज होगी, विटामिन की नेचर एक्टिव फॉर्म चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर इस आर की जगह हम CN लगा दें तो ये वो विटामिन बनेगा सायानोकोबालामिन जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं. अगर हम इसकी जगह CH3 लगा दें तो ये मिथाइल कोबालामिन बन जाएगा. अगर OH लगा दें, कोई अल्कोहलिक ग्रुप लगा दें, तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सी कोबालामिन बन जाएगा. और अगर हम डीऑक्सी एडिनोसाइल ग्रुप लगा दें, डीऑक्सी एडिनोसाइल ग्रुप, देन इट बिकम डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामिन. तो बेसिकली विटामिन B12 और कोबालामिन हम स्टडी कर रहे हैं सायानोकोबालामिन को, यानी हमने सायानाइड ग्रुप लगाया है कोबाल्ट के साथ और सायानोकोबालामिन बनाकर हमने उसकी स्टडी की है. तो विटामिन B12 आर बेसिकली कोबालामिन्स जिसमें हम एक्टिव फॉर्म सायानोकोबालामिन को स्टडी कर रहे हैं. क्लियर हो गया? देन द नेक्स्ट वन इज, ये आप लोग याद करेंगे, विटामिन B12 या कोबालामिन्स, डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामिन, मिथाइल कोबालामिन, सायानोकोबालामिन, हाइड्रोक्सोकोबालामिन. क्लियर हो गया? दे आर एक्टिव फॉर्म्स ऑफ विटामिन इन ह्यूमंस एंड अवेलेबल इन थेराप्यूटिक यूजेस.
क्लियर हो गया? तो ये 4 नाम है, डी ऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन, मिथाइल कोबालामीन, सयानो कोबालामीन एंड हाइड्रोक्सो कोबालामीन। देन ये पॉइंट्स आपके नोट्स में मेंशन नहीं है, लेकिन आपने ये पॉइंट्स याद करने हैं बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ये आप हेडिंग देख सकते हैं, विटामिन B12 स्टडी हम कर रहे हैं इसमें सैनोकोबालामिन्स को या कोबालामिन। विटामिन B12 और विटामिन cobalamin is a water soluble vitamin with a key role in the functioning of brain and nervous system and for the formation of blood. It is one of the 8 B vitamins. It is normally involved in metabolism of every cell of human body, especially affecting DNA synthesis and regulation. DNA synthesis में, उसकी रेगुलेशन में, बट आल्सो फैटी एसिड सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। हमारी बॉडी के सेल्स रेगुलेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, इन सब में ये इन्वॉल्व होता है। एज अ लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रक्चरली कॉम्प्लिकेटेड एंड लास्ट बी विटामिन टू बी डिस्कवर्ड एंड फर्स्ट नेचुरल प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ कोबाल्ट। इट इज द फर्स्ट नेचुरल प्रोडक्ट विच कंटेन कोबाल्ट। The last vitamin which is discovered, B12। आगे आप नहीं देखेंगे B13, B14, ये आप नहीं देखेंगे। क्लियर हो गया? Then it can be produced industrially only through bacterial fermentation synthesis। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के जरिए हम B12 को बना सकते हैं। It is produced by anaerobic bacteria like Streptomyces species, not by plants and animals। ना इसको प्लांट बना सकते हैं ना एनिमल्स बना सकते हैं। They are only prepared through bacteria, synthesized through bacteria which are anaerobic, which do not require oxygen for their nutrition। Vitamin B12 also called as anti-pernicious anemia factor, very important MCQ point। Which of the following vitamin is APF factor? Anti-pernicious anemia factor, which is vitamin B12। You can call vitamin B12 or cyanocobalamin or cobalamin depending upon the option। The coenzyme of vitamin B12 is known as biologic Grignard reagent। डिफरेंट रिएजेंट्स के नाम आप लोगों ने सुने होंगे शायद बायोकेमिस्ट्री में, ड्रैगन ड्रॉफ्स रिएजेंट। उसी तरह एक रिएजेंट है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैट्रिक एफएससी में भी ये नाम रिएजेंट्स के आप लोगों ने सुने होंगे। होता क्या है ये हम बाद में इसको देखेंगे। फिलहाल बायोलॉजिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम। अगर इसको कोएंजाइम की फॉर्म में हम कहेंगे तो इट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे हमने विटामिन B6 को नाम दिया PLP, पायरेडॉक्सिल फॉस्फेट, जो हमने कोएंजाइम को नाम दिया था। इसी तरह यहाँ पर अगर विटामिन B12 एज अ कोएंजाइम एक्ट करेगा तो इट इज कॉल्ड एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर हो गया? Then the next one is it act as a coenzyme for reducing RNA into DNA। It act as a coenzyme for reducing RNA to DNA or in the process of gene replication। जो RNA से DNA बनने का प्रोसेस होता है that is the step in gene replication। तो दोनों में से कोई भी MCQ में ऑप्शन हो सकती है आपके पास कि फॉलोइंग एंजाइम एक्ट एज द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज अ कोएंजाइम इन द स्टेप ऑफ जीन रेप्लिकेशन या फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ RNA इनटू DNA। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बोन मैरो सेल्स, GIT एंड नर्वस सिस्टम। बोन मैरो सेल्स, GIT एंड नर्वस सिस्टम।
इन सब की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इट एक्टिवेट्स द अमाइनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करता है ये। देन इट हेल्प्स इन द हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस में बहुत हेल्पफुल है। इन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एस्कॉर्बिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड थायराइड एक्टिविटी। एस्कॉर्बिक एसिड मीन विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में एंड थायराइड एक्टिविटी। और जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो जो हार्मोन रिलीज करता है उसकी एक्टिविटी के लिए ये एंजाइम बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके फंक्शंस थे कुछ, ये आपके नोट्स में भी मेंशन है। और जो हमने डिस्कस किए हैं कुछ फंक्शंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये यहाँ पर मैंने ऐड करवाए हैं। आप लॉन्ग क्वेश्चन में बेशक इनको मत लिखें, लेकिन एमसीक्यूज के लिए आपको स्पेशली जो हाईलाइटेड एरियाज हैं यहाँ पर उनको आपको लाजमी याद करना है। दिस वन आपको ये सारा याद करना है जो आपके नोट्स में मौजूद है, ये आपने सारा याद करना है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ये वाली जो स्लाइड है इसमें से आपने ये लिखनी आपने सारी है, याद आपने सारी करनी है। लेकिन एमसीक्यूज के लिए जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये आपने अच्छी तरह से याद रखने। क्लियर हो गया? देन द डेफिशिएंसी, एक पॉइंट हमारा शायद यहाँ रह गया है हिमेटोपोइसिस का। व्हाट इज हिमेटोपोइसिस? नाम सुना है कभी? ब्लड पढ़ लिया आपने, आई थिंक सो। तो ये हिमेटोपोइसिस क्या होता है ये जरा आपने मुझे बताना है। व्हाट इज हिमेटोपोइसिस? बहुत इजी है, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये क्या है, क्या करता है, क्या प्रोसेस है हिमेटोपोइसिस का। यह आपने जरा मुझे बताना है, इसकी डेफिनेशन। क्लियर है? देन विटामिन B12 deficiency syndrome. These are some general symptoms like लो एनर्जी यानी फटीगनेस होगी, डिप्रेशन हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर थायराइड हार्मोन काम नहीं करेगा, उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, तो हाइपर या हाइपो की कंडीशन होती है। यहाँ पर कंडीशन होगी हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा। देन इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी हो सकती है मेल और फीमेल में। देन नमनेस, हाथ और पांव का सो जाना। देन कॉग्निटिव डिक्लाइन, चीजें सही से फोकस नहीं कर पाएंगे। ये कुछ जनरल से सिम्टम्स थे। जो इसके बायोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, दीज आर पर्निशियस एनीमिया, आपने ये वाले भी लिखने हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। देन द अदर वन इज पर्निशियस एनीमिया। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एनीमिया। एनीमिया रिप्रेजेंट्स अ डिक्रीज इन रेड सेल मास। रेड ब्लड सेल्स का जो मास है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन, एक ही बात है। कंटेंट ऑफ ब्लड बिलो फिजियोलॉजिकल नीड एज सेट बाय टिश्यू ऑक्सीजन डिमांड। जितना हमारे ऑक्सीजन की डिमांड टिश्यू ने की है, उस लिहाज से रेड ब्लड सेल का मास ब्लड को नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? देन व्हाट इज पर्निशियस एनीमिया? अ फॉर्म ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, APA स्पेसिफाइड है पर ये हमारा विटामिन B12 के लिए। A form of vitamin B12 deficiency anemia, that is an autoimmune condition in which body does not produce enough intrinsic factors. हमारी बॉडी इंट्रिंसिक फैक्टर्स को रिलीज नहीं करती। दो तरह के फैक्टर्स होंगे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। क्या होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स? ये आप लोग पढ़ चुके हैं, या आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट आर इंट्रिंसिक फैक्टर्स। 2 असाइनमेंट्स आपकी हो गई हैं, एक हिमेटोपोइसिस, द सेकेंड वन इज इंट्रिंसिक फैक्टर। ऑटोइम्यून, व्हाट इज ऑटोइम्यून? पढ़ा है आपने, ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी खुद ब खुद ओवर रिस्पॉन्स करती है किसी चीज के लिए।
और ओवर रिस्पॉन्स किस लिए है कि इंट्रिंसिक फैक्टर, जरूरत के मुताबिक इंट्रिंसिक फैक्टर ना बने। क्या रिस्पॉन्स है? ऑटो इम्यून कंडीशन कौन सी है? ओवर रिस्पॉन्स कौन सा है कि इनफ इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा। इनफ मतलब काफी, जो जरूरी है उतना इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? तो ये डेफिनेशंस 2 हो गई, दोनों आप याद करेंगे। रिड्यूस्ड ग्रोथ, रिड्यूस्ड ग्रोथ, ब्लड नहीं सर्कुलेट कर रहा ठीक से, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा ठीक से, तो ऑब्वियसली ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगी, रुक जाएगी। इम्प्रॉपर हिमेटोपोइसिस, इम्प्रॉपर ठीक नहीं होगी, सही नहीं होगी हिमेटोपोइसिस। व्हाट इज हिमेटोपोइसिस? ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, हमने एनीमिया भी पढ़ लिया है। इट इज रिलेटेड टू एनीमिक कंडीशंस। हाउ रिलेटेड, ये आप लोग डिफाइन करेंगे मुझे। इम्प्रॉपर हिमेटोपोइसिस, अगर विटामिन B12 नहीं होगा प्रॉपर तो इम्प्रॉपर हिमेटोपोइसिस की कंडीशन अराइज होगी। डोज है इसकी इंट्रामस्कुलर डोज है हमारे पास, जो इसकी डोज है हमारे पास वो इंट्रामस्कुलर है। मीन्स इंट्रामस्कुलर मीन्स हमारे मसल्स के थ्रू, हमारे मसल्स के थ्रू इसकी डोज होगी, जो कि प्रॉपर देनी होगी, इंट्रावीनस नहीं होगी। फर्स्ट वीक में 1 मिलीग्राम से लेकर 2 मिलीग्राम तक डोज होगी। देन सेकेंड वीक में 2 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम की डोज होगी। ये हम डोज जो है वो कंसेक्टिवली इंक्रीज कर देंगे वीक बाय वीक। क्लियर हो गया? तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अबाउट विटामिन B12। कुछ चीजें हमने डिस्कस की हैं सिर्फ। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन नीडेड टू आवर बॉडी। देन द नेक्स्ट वन नॉट प्रेजेंट इन योर नोट्स। आपके नोट्स में ये विटामिन मौजूद नहीं है, बट हमने क्लासीफाई किया था इस विटामिन को, इसलिए हम इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे कि व्हाट इज विटामिन B9। विटामिन B9 इट इज कॉल्ड एज फोलेट विटामिन। फोलेट विटामिन, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, फोलेट या फॉलिक एसिड। बहुत कॉमन सा नाम है, तकरीबन हर बच्चे ने घरों में ये नाम सुना होगा, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड, तो विटामिन B9, फोलेट और फॉलिक एसिड। कुछ सोर्सेज हैं इसके, सीड्स, नट्स, बीज होते हैं, इसके अलावा ये अखरोट वगैरह, बादाम वगैरह, पीनट्स वगैरह। देन ओकरा, भिंडी, पपाया, देन स्प्राउट्स, कॉलीफ्लावर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट्स, देन lentils, एवोकेडो, ऑरेंज, एस्प्रेगस, ये सारी चीज़ें जो हैं रिच सोर्स हैं फॉलिक एसिड का। अब फॉलिक एसिड होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे, कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस देखेंगे, कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट डेफिशिएंसीज देखेंगे कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो क्या डिजीज होगी। क्लियर है? कल हम विटामिन B9 अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, प्लस पीछे जो हमने एक और विटामिन अपना लेफ्ट किया था, आपके नोट्स में मौजूद नहीं था जो, बट उसको आपने क्लासीफाई किया था, दैट वाज, आई थिंक that was vitamin B5, vitamin B5 और vitamin B7, बायोटिन, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, बायोटिन। B7 को भी हमने डिस्कस करना है, और नेक्स्ट हमने फॉलिक एसिड जो है इसको भी
डिस्कस करना है। क्लियर हो गया? तो ये हमने डिस्कशन करनी है अपनी। और नेक्स्ट जो है, टेस्ट अभी आपका नहीं होगा इस वीक, क्योंकि अभी आपके ये विटामिन्स कंप्लीट नहीं हुए। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कंप्लीट होंगे तो फिर नेक्स्ट जो हमारा कमिंग थर्सडे होगा उस दिन हम टेस्ट को अरेंज करेंगे। क्लियर हो गया? कुछ असाइनमेंट्स आपको दे दूंगी मैं, वो आप लोग परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन किसी का हो तो वो पूछ सकता है, और प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, कोई रिएक्शन दें लेक्चर्स का। आपको समझ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।